नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल BS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक भाई। और ये जो लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 1 का 8th लेक्चर है, ठीक भाई। इस लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ अन्य प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज जो लेक्चर है उसकी स्टार्टिंग हम करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, ठीक भाई। सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक आज हमारा ये है, ठीक है। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, ठीक भाई। सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो देखो भाई, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z बराबर x प्लस आएगा y, ठीक भाई। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z बराबर x प्लस आएगा y, ठीक है। और हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी समतल में हमेशा क्या होती है, दो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक भाई। किसी भी समतल में दो लाइन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंबवत होती है, ठीक भाई। मतलब समतल या किसी भी तल को जब आप डिफाइन करते हो, मतलब किसी भी तल की बात करते हो, तो उस तल में दो लाइन ऐसी होती है जो कि क्या होती है, परपेंडिकुलर। हर प्रत्येक लाइन नहीं, दो लाइन की बात करो, दो लाइन ऐसी मिलेंगी आपको जो क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, ठीक है। अब देखो, ये दो लाइन है जो एक दूसरे के लंबवत है, यही क्या करती है, यही समतल को चार भागों में विभाजित करते हैं, ठीक भाई। क्या करती हैं, ये दो लंबवत जो रेखाएं हैं ये समतल को चार भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। जिसमें से एक लाइन तो होती है आपकी x डैश, ठीक है, और एक लाइन होती है y डैश। और इन रेखाओं को आप क्या बोलते हो, इन रेखाओं को आप बोलते हो अक्ष, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं इनको, अक्ष। तो ये तो हो गया आपकी x अक्ष, ठीक भाई। ये तो आपकी हो गई x अक्ष और ये हो गई आपकी y अक्ष, ठीक भाई। ये तो आपकी x अक्ष हो गई और ये हो गई y अक्ष, ठीक भाई। कहने का मतलब है, जो क्षैतिज रेखा है वो तो आपको कहलाती है x अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या कहलाती है, y अक्ष, ठीक है। और इन दोनों अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु, ठीक भाई। तो इन दोनों लंबवत रेखाओं का या इन दोनों अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, वो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है भाई। इसके कोऑर्डिनेट कितना होता है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ठीक भाई। क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट, 0 0 होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये क्षैतिज रेखा x अक्ष है, ये लंबवत रेखा सॉरी ये ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है, ठीक है। तो देखिए, इस क्षैतिज रेखा x अक्ष को हम बोलते हैं क्या, वास्तविक अक्ष, ठीक भाई। इसको क्या बोलते हैं हम, वास्तविक अक्ष भी बोलते हैं, ठीक भाई। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट की बात करें या फिर तो हम क्या कहते हैं कि ये जो रेखाएं हैं, ये रेखा क्या कहलाती है या ये अक्ष क्या कहलाती है, वास्तविक अक्ष कहलाती है। जबकि ये जो y अक्ष है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है काल्पनिक अक्ष, ठीक है भाई। ये क्या कहलाती है, काल्पनिक अक्ष कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वास्तविक अक्ष हो गई, ये काल्पनिक अक्ष हो गई, ठीक है। अब देखो, आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z बराबर x प्लस आएगा भाई, तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों के रूप में लिख सकते हो, ठीक भाई। वास्तविक संख्या में क्रमिक युग्मों के रूप में लिख सकते हो, या फिर आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनको किसी भी तल के आप किसी भी सम्मिश्र संख्या को जो आपका तल है उस तल के किसी भी बिंदु के द्वारा शो कर सकते हो, ठीक भाई। और आपको पता है कि जब आप कोई भी सम्मिश्र संख्या लेते हो तो उस सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष इस द्विविमीय तल में क्या होता है, एक यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। एक यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट होता है। जब एक यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट होता है तब आप क्या कह सकते हो, जब आपके पास कोई भी यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट होता है तो हम यह कह सकते हैं कि सम्मिश्र समतल की इस तल में प्रत्येक पॉइंट के सापेक्ष भी एक यूनिक सम्मिश्र संख्या होगी। कहने का मतलब है कि सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष इस तल में एक यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट है, तो इस तल के अंदर किसी भी यूनिक पॉइंट के लिए कोई ना कोई सम्मिश्र संख्या, यूनिक सम्मिश्र संख्या क्या होगी, एग्जिस्ट
होगी। ठीक भाई, एक बात और ध्यान रखना, जब आप प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को जब आप इस तल के अंदर आप डिफाइन करोगे, तब ये तल आपका कहलाता है कौन सा, सम्मिश्र तल या सम्मिश्र समतल। ठीक भाई, ये समतल या ये तल क्या कहलाता है, सम्मिश्र समतल, गाउसीय समतल। ठीक भाई, ये मैंने आपको लिखाया भी था, गाउसीय समतल, और या फिर ये कहलाता है आर्गड़ समतल। ठीक भाई, क्या कहलाता है, ये आर्गड़ समतल कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये समतल हो गया सम्मिश्र, गाउसीय और आर्गड़ समतल हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष इस तल में क्या अद्वितीय बिंदु होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक तल के प्रत्येक अद्वितीय बिंदु के सापेक्ष अद्वितीय सम्मिश्र संख्या भी होती है। ठीक भाई, क्या होती है, क्या अद्वितीय सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, यही इन सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण कहलाता है। ठीक भाई, अब आप देखो मैंने ये सम्मिश्र संख्या ली z बराबर x साइड y, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी बिंदु के रूप में लिख सकता हूँ, जिसमें आपने वो बिंदु कौन से ले लिया p, इसका x कोऑर्डिनेट तो स्मॉल x और y कोऑर्डिनेट है स्मॉल y। उस बिंदु P को मैं इस सम्मिश्र समतल से किसी भी बिंदु के द्वारा शो कर सकता हूँ। तो मैंने मान लिया वो ये बिंदु P ये रहा। ठीक है, अब इस बिंदु P से हमने क्या किया, वास्तविक अक्ष पे आप हमने लंब डाला, तो इस लंब की लंबाई हो गई कैपिटल Y। ठीक है, और इस लंब की x अक्ष से दूरी कितनी होगी, x अक्ष की दूरी होगी स्मॉल x। ठीक भाई, इसकी x अक्ष से दूरी कितनी हो गई, इसकी x अक्ष से दूरी हो गई स्मॉल x। ठीक भाई, अब देखिए ये दूरी स्मॉल x है, ये दूरी स्मॉल y है, और मैंने बताया था कि इस बिंदु से, तो इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है, वो इस सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस कहलाती है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, mod z बराबर r से। और इस सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष जो बिंदु P है, इस बिंदु P को जब आप इस बिंदु O से मिलाते हो तो एक लाइन बनती है OP। इस लाइन OP का x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण क्या कहलाता है, इस लाइन OP का x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण इस सम्मिश्र संख्या का क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक भाई, क्या कहलाता है, आर्गुमेंट या फिर कोणांक कहलाता है। तो हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक भाई, सम्मिश्र समतल के अंदर हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में लिखिए कि आप किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे क्या है वो लिखिए। ठीक भाई, देखो सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। ठीक भाई, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। ठीक भाई, या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक भाई, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए या ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक भाई, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए भाई, अब देखो भाई कैसे इसको डिफाइन करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, तो वो देखिए। देखो किसी भी समतल में दो लंबवत रेखाएं होती हैं। ठीक भाई, किसी भी समतल में दो लंबवत रेखाएं होती हैं। ठीक भाई, किसी भी समतल में दो लंबवत रेखाएं होती हैं। ठीक भाई, दो लंबवत रेखाएं होती हैं, किसी भी समतल में दो लंबवत रेखाएं होती हैं, जिनमें से एक ऊर्ध्वाधर, सॉरी जिनमें से एक क्षैतिज रेखा, जिनमें से एक क्षैतिज रेखा व दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ठीक भाई, जिनमें से एक क्षैतिज रेखा व दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ठीक भाई, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ठीक है, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। क्षैतिज रेखा वास्तविक अक्ष कहलाती है। ठीक भाई, क्षैतिज रेखा वास्तविक अक्ष व ऊर्ध्वाधर रेखा
वह ऊर्ध्वाधर रेखा काल्पनिक अक्ष कहलाती है। ठीक भाई, क्षैतिज रेखा वास्तविक अक्ष व ऊर्ध्वाधर रेखा काल्पनिक अक्ष कहलाती है। ठीक भाई, काल्पनिक अक्ष कहलाती है। ठीक है, तथा इस तल को तथा इस तल ये समतल को तथा इस समतल को सम्मिश्र समतल, इस समतल को सम्मिश्र समतल, गाउसिय समतल, सम्मिश्र समतल, गाउसिय समतल व या आर्गढ़ समतल कहते हैं, या आर्गढ़ समतल कहते हैं। ठीक भाई, या आर्गढ़ समतल कहते हैं। ठीक भाई, या आर्गढ़ समतल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सम्मिश्र संख्या में जानते हैं। अब इसमें और भी है। ठीक है, देखो चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y के संगत सम्मिश्र समतल में आयोटा y के संगत सम्मिश्र समतल में एक अद्वितीय बिंदु विद्यमान है। ठीक भाई, एक अद्वितीय बिंदु विद्यमान होता 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 है। तथा इसी प्रकार सम्मिश्र समतल के प्रत्येक बिंदु के लिए एक अद्वितीय सम्मिश्र संख्या विद्यमान होती है। ठीक भाई, एक अद्वितीय सम्मिश्र संख्या विद्यमान होती है। ठीक भाई, एक अद्वितीय सम्मिश्र संख्या विद्यमान होती है। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इस इंपॉर्टेंट लाइन को आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात ये आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है भाई, कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष सम्मिश्र समतल में एक अद्वितीय बिंदु होता है और सम्मिश्र समतल के प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष एक अद्वितीय सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक भाई, अब उसके पश्चात देखो आपका है क्या नाम से दूरी सूत्र। ठीक भाई, इस सम्मिश्र समतल के अंदर आपको कोई दो बिंदु दिए गए तो उन दोनों बिंदुओं के उन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। ठीक है भाई, तो अब लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है या फिर दूरी सूत्र है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है भाई, दूरी सूत्र तो एक मिनट रुको, हम रिप्रेजेंटेशन तो हमने एक्सप्लेन तो कर दी पर डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो वह सबसे पहले वो लिखिए आप इसको यहाँ पे डिफाइन कीजिए। ठीक है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई। क्षैतिज जो रेखा है वो आपकी क्या है, ये आपकी क्षैतिज रेखा है वास्तविक अक्ष। ठीक है भाई, ये क्षैतिज रेखा क्या है, ये क्षैतिज रेखा है आपकी वास्तविक अक्ष। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी काल्पनिक अक्ष है। ठीक भाई, ये क्या है आपकी काल्पनिक अक्ष है। ठीक है, इन जो आपके लंबवत रेखाएं हैं, इन लंबवत रेखाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो प्रतिच्छेदन बिंदु है मूल बिंदु O। ठीक है, और ये रेखा कौन सी है, एक्स एक्स या एक्स अक्ष
और ये रेखा कौन सी है, वाई को वाई डैश या वाई अक्ष, ठीक है भाई। अब देखिए आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सापेक्ष आपको कोई भी यूनिक पॉइंट मिल गया इस सममित समतल में, कौन सा, P, ठीक है। तो इस P को आपको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, इस P से आप लंब डाल लीजिए वास्तविक अक्ष पे, ये डिस्टेंस आपको आगे आपकी कहलाएगी स्मॉल y और ये डिस्टेंस आपकी कहलाएगी इस लंब की मूल बिंदु से स्मॉल x, ठीक है। आपको पता है कि इस बिंदु P की से कोई ना कोई दूरी होगी, तो ये दूरी क्या कहलाती है, कि इस बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या कहलाती है, इस सममित संख्या का क्या कहलाता है, मापांक कहलाता है, जो कि किसके बराबर होता है, r के बराबर। डिफरेंस इस प्रकार से करते हैं, मोड z बराबर r। इसी प्रकार ये जो रेखा है, रेखा OP, ये रेखा OP x अक्ष की धनात्मक दिशा से, ये रेखा OP x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है वो कोण क्या कहलाता है, इस सममित संख्या का कोणांक कहलाता है, ठीक भाई। तो ये इसका आर्गुमेंट हो गया, ये इसका मॉडुलस हो गया और ये इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक भाई। ये क्या कहलाते हैं, ये आपकी हो गई x अक्ष, ये आपकी x अक्ष हो गई और ये आपकी क्या हो गई, y अक्ष, ठीक है भाई। ये क्या हो गई आपकी y अक्ष हो गई, ठीक है। तो ये आपका इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब उसके पश्चात देखो दूरी सूत्र, ठीक है भाई। उसके पश्चात देखिए आप दूरी सूत्र, ठीक है। देखो दूरी सूत्र कैसे फाइंड आउट करना है, दूरी सूत्र, ठीक है। देखो या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है भाई, दूरी सूत्र या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है किसके लिए, आपको सममित संख्याओं के लिए। आपको पता है कि आपको कोई दो सममित संख्याएं दी गई हैं, तो उन सममित संख्याओं के सापेक्ष आपको सममित समतल में दो अद्वितीय बिंदु मिलेंगे, तो उन दो अद्वितीय बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, तो वो देखिए। माना A of Z1 व B of Z2 कोई दो या माना A of Z1 और B of Z2 सम्मिश्र समतल में कोई दो बिंदु है। सम्मिश्र समतल में कोई दो बिंदु है, कोई दो बिंदु है, तब इनके मध्य दूरी निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। तब इनके मध्य दूरी निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है, ठीक है भाई। ये तब इनके मध्य दूरी निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है, ठीक है, निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात की जाती है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला डिफाइन करेंगे जो कि क्या है, जिसका नाम है दूरी सूत्र। और ये क्या होगा दूरी सूत्र, मॉड Z1 माइनस Z2, ठीक है भाई। ये क्या होगा, इनके बीच की दूरी क्या होगी, मॉड Z1 माइनस Z2, ठीक है। मॉड Z1 माइनस Z2 आपको पता है क्या होगा, ये होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, दूरी सूत्र हो गई कि आपको कोई दो सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं, तो उन सम्मिश्र संख्याओं के बीच की दूरी क्या है। सबसे पहले उनको कहाँ आपको व्यक्त करना, डिफाइन करना है, उनको डिफाइन करना है आपको सम्मिश्र समतल में, और फिर उसके पश्चात आपको क्या करना है, दूरी सूत्र के फॉर्मूले से आपको दूरी ज्ञात करनी है। जो दूरी होगी इन दोनों बिंदुओं की, वही क्या होगी, इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूरी सूत्र, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है विभाजन सूत्र। जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट वो है विभाजन सूत्र या फिर सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है भाई, सेक्शन फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग देखिए आपने सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था किसमें, द्विघात में ज्यामिति में, ठीक भाई। द्विघात में ज्यामिति में जब आप किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट करते हो, तो आपने वहाँ पे एक टॉपिक था जो कि क्या था कि आपको कोई दो बिंदु दिए गए हैं और उन दोनों बिंदुओं को कोई भी रेखा मिला रही है, मतलब उन दोनों को बिंदुओं को हमने किसके द्वारा मिलाया, रेखा के द्वारा मिलाया, ठीक भाई। उन दोनों बिंदुओं को मिलाया, एक रेखा का निर्माण हो गया, तो उस रेखा पर आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, मान के चलिए आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया आपने P, ठीक भाई। कहने का मतलब है कि आपने कोई दो पॉइंट लिए A और B लिए, इन दोनों बिंदुओं को आपने मिलाया, तो ये क्या बन गई आपकी रेखा AB, ठीक है। इस रेखा AB पर आपने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया P, ठीक भाई, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया P, ठीक है। तो ये P इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक भाई। ये रेखाखंड P इस
सॉरी ये बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में मात्र वो करता है विभाजित, तो आपको वो भी मालूम हो जाएगा। ठीक भाई, ये जिस भी अनुपात में विभाजित करेगा, मान के चलिए ये विभाजित कर रहा है m1 अनुपात m2। ठीक भाई, ये किसी न किसी अनुपात में इसको विभाजित करेगा। जब रेखाखंड AB को विभाजित करेगा किसी न किसी अनुपात के अंदर, तो आप क्या कह सकते हो कि आप इस अनुपात की सहायता से, इस रेशियो की सहायता से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब आप किसका मान फाइंड आउट कर सकते हो, पॉइंट P का मान फाइंड आउट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आपको अनुपात दिया गया है m1 और m2 के मान दिए गए हैं, या फिर m1 अनुपात m2 दिया गया है, तो आप पॉइंट P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। पॉइंट P की वैल्यू क्या आ गई, पॉइंट P की वैल्यू आ गई एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में। ठीक भाई, जहाँ पे आप जब निर्देशांक का मान फाइंड आउट करते हो तो आप क्या किस किस का मान फाइंड आउट करते हो, x निर्देशांक का मान और y निर्देशांक का मान फाइंड आउट करते हो। ठीक भाई, तो वहां पे अलग अलग फॉर्मूला है। x जब निर्देशांक का मान आपको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है भाई, और y निर्देशांक का मान कैसे फाइंड आउट करोगे, m1 y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक भाई, तो ये आपके x निर्देशांक को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया और y निर्देशांक को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है भाई, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट पे बात करते हैं, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट पे आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए। ठीक भाई, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, आपको पता है कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के सापेक्ष सममित समतल में एक एडिटिव बिंदु होता है। ठीक भाई, एक एडिटिव बिंदु विद्यमान होता है। तो आपने मान लिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया आपने Z1 और Z2। ठीक भाई, दो आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने मान लिए Z1 और Z2, तो इनके सापेक्ष आपने बिंदु क्या मान लिए, A ऑफ Z1 और बिंदु मान लिए P ऑफ Z2। ठीक है, ये आपने दो बिंदु मान लिए। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को आपने मिलाया, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर किसका निर्माण हुआ, रेखाखंड AB का निर्माण हुआ। और इस रेखाखंड AB को कोई अन्य बिंदु P ऑफ Z, कोई अन्य बिंदु P ऑफ Z किसमें डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 के, क्या m1 अपॉन या m1 m2 के रेशियो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। जब m1 अपॉन m2 के रेशियो में जब इसको डिवाइड करता है, तो आपने यहाँ तो आप किसका मान फाइंड आउट करोगे, जब आप कार्तीय निर्देशांक की बात करेंगे तो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक की बात करोगे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट की बात करेंगे तब इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे क्या, z बराबर m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है भाई, तो ये क्या होंगे, इस बिंदु P के निर्देशांक होंगे। कहने का मीनिंग ये है कि कार्तीय निर्देशांक में आपको दो बिंदु दिए गए हैं A और B। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को जब आप मिलाते हो तो एक रेखाखंड का निर्माण होता है, और उस रेखाखंड पर आप कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हो तो वो पॉइंट ही इस रेखाखंड को किसी न किसी अनुपात में विभाजित करता है। तो आपने मान लिया वो अनुपात कौन सा, m1 और m2। ठीक भाई, वो अनुपात कौन सा, m1 अनुपात m2। जब बिंदु P रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो आपको क्या वैल्यू किसकी फाइंड आउट होती है, पॉइंट P की वैल्यू फाइंड आउट होती है। पॉइंट P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, x निर्देशांक की, y निर्देशांक की। तो x निर्देशांक की वैल्यू तो इस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट की जाती है, y निर्देशांक की वैल्यू इस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट की जाती है। लेकिन जब बात आप कॉम्प्लेक्स नंबर से सेट करते हो तो आपको पता है कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के सापेक्ष D में तल में एक एडिटिव बिंदु विद्यमान होता है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, आपने ले लिया Z1 और Z2, इन दोनों के सापेक्ष आपने मान लिया कि सममित समतल में कौन कौन से बिंदु विद्यमान है, A ऑफ Z1 और B ऑफ Z2 विद्यमान है। ठीक है, अब देखो इन दोनों बिंदुओं को आपने मिलाया, तो ये मिलाने के पश्चात आपको क्या मिला, रेखाखंड AB मिला, और इस रेखाखंड AB पे आपने क्या मान लिया कि P ऑफ Z क्या है, कोई फिक्स पॉइंट है। ठीक भाई, P ऑफ Z कोई फिक्स पॉइंट है, तब इस बिंदु P ऑफ Z के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु P ऑफ Z के निर्देशांक होंगे Z बराबर m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक भाई, तो ये तो क्या हो गया कि जब बिंदु P, ये कौन सा विभाजन है, ये विभाजन पे ध्यान रखना, ये विभाजन है आपका अंतर विभाजन। ठीक भाई, ये कौन सा विभाजन है, ये अंतर विभाजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक भाई, ये कौन सा विभाजन है, एक्सटर्नल डिवीजन या अंतर विभाजन है। ठीक भाई, तो ये तो हो गया आपका अंतर विभाजन का, जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को अंतर विभाजित करता है m1 अनुपात m2 में, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे या फिर उसका मान क्या होगा। लेकिन जब यही बिंदु
आपका यही बिंदु P इस रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 विभाजित तो कर रहा है, लेकिन किस में कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। तब इसके निर्देशांक क्या होंगे, तब इसके निर्देशांक होंगे P ऑफ Z बराबर m1 Z2 माइनस m2 Z1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक भाई, ये क्या होंगे, जब बिंदु P रेखाखंड AB को बाह्य विभाजित करता है तब इस बिंदु P के निर्देशांक, और ये निर्देशांक कब होंगे, जब बिंदु P रेखाखंड AB को अंत विभाजित करता है। ठीक भाई, तो ये आपके क्या हो गए, बिंदु P के निर्देशांक हो गए। तो विभाजन फॉर्मूला के अंदर देखिए, सम्मिश्र संख्याओं के सेट में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में आपको विभाजन फॉर्मूला डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए, माना A ऑफ Z1 व B ऑफ Z2, माना A ऑफ Z1 व B ऑफ Z2 सम्मिश्र समतल में कोई दो बिंदु है। ठीक भाई, सम्मिश्र समतल में कोई दो बिंदु है, तथा P ऑफ Z रेखाखंड AB को तथा P ऑफ Z रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ठीक भाई, m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या करता है, अंतर विभाजित करता है। तब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P ऑफ Z के निर्देशांक निम्न होते हैं। ठीक भाई, तब बिंदु P ऑफ Z के निर्देशांक निम्न होते हैं। ठीक भाई, इसके निर्देशांक निम्न होते हैं। दैट इज P ऑफ Z बराबर m1 Z2 प्लस m2 Z1 बटा m1 प्लस m2। ठीक भाई, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, P ऑफ Z बराबर m1 Z2 प्लस m2 Z1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और इस प्रकार से ये अंतर विभाजन किस प्रकार से हो रहा है, ये तो हो गया आपका बिंदु A ऑफ Z1, ये हो गया आपका बिंदु B ऑफ Z2। ठीक है, और ये हो गया बिंदु P ऑफ Z। ठीक है, और ये हो गया अनुपात m1, ये अनुपात m2, और ये कौन सा विभाजन हो गया, ये हो गया आपका अंतर विभाजन। ठीक भाई, तो ये आपका अंतर विभाजन, तो विभाजन सूत्र में कौन सा होगा, अंतर विभाजन का फॉर्मूला है। अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट आता है यदि बिंदु P ऑफ Z रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में, m1 अनुपात m2 के अनुपात में भाय विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक, निम्न होंगे। ठीक भाई, बिंदु P के निर्देशांक निम्न होंगे। दैट इज P ऑफ Z बराबर m1 Z2 माइनस m2 Z1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक भाई, तो ये जब बिंदु P रेखाखंड AB को बाह्य विभाजित करता है m1 अनुपात m2 के अनुपात में, तो ये इस बिंदु P के निर्देशांक होगा। ठीक भाई, देख लीजिए किस प्रकार से बाह्य विभाजन करेगा, ये भी देख लीजिए। ये आपका दिया गया है बिंदु A ऑफ Z1। ठीक है, बिंदु A ऑफ Z1 दिया गया है, ये आपको बिंदु B ऑफ Z2 दिया गया, और इस रेखाखंड AB को मैंने और आगे बढ़ा दिया, तो ये हो गया आपका बिंदु P ऑफ Z। ठीक भाई, ये रेशियो कितना है, ये रेशियो आपने मान लिया m1, और ये रेशियो आपने कितना मान लिया, ये रेशियो मान लिया आपने m2। और ये कौन सा विभाजन है, ये आपका है बाह्य
विभाजन। ठीक भाई, ये कौन सा विभाजन है, ये आपका बाह्य विभाजन है। ठीक है, तो ये अंतर विभाजन हो गया, ये बाह्य विभाजन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आप ये भी देख लीजिए विभाजन सूत्र के अंदर आप इसमें ये भी लिख लीजिए कि ये कौन सा विभाजन है, ये जो विभाजन है ये आपका है अंतर विभाजन। ठीक भाई, ये कौन सा विभाजन है, ये है आपका अंतर विभाजन और ये हो गया आपका बाह्य विभाजन। ठीक भाई, ये आपका अंतर विभाजन था और ये है आपका बाह्य विभाजन। ठीक है, अब इसके पश्चात एक नोट लिखिए और लेक्चर को कंप्लीट करते हैं इसके पश्चात। तो नोट देखिए, नेक्स्ट इसके पश्चात नोट है आपका यदि P ऑफ Z रेखाखंड AB को का मध्य बिंदु, AB को नहीं, यदि P ऑफ Z रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु है तो Z बराबर क्या होगा, Z बराबर होगा Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। ठीक भाई, है तो Z का मान क्या होगा, Z का मान होगा Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। ठीक भाई, या फिर आप ये कह सकते हो मध्य बिंदु है तो बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक निम्न होंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक निम्न होंगे, दैट इज Z बराबर Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो यही कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।